नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। एक ऐसा देश जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक था, वो आखिरकार एक कॉलोनी कैसे बन गया? चलिए भारत की इस कहानी को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक नंबर से। और ये नंबर ऐसा है ना जो ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में हमारी पूरी सोच को हिला सकता है। वो नंबर है 27%। जी हाँ, 1700 एडी में दुनिया की पूरी इकोनॉमी का 27% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भारत का था। अब सवाल उठता है कि ये 27% कितना होता है? तो इसको ऐसे समझिए, उस जमाने में भारत की इकोनॉमी सिर्फ बड़ी नहीं थी, बल्कि ये पूरे वेस्टर्न यूरोप को मिलाकर उनकी कुल इकोनॉमी से भी ज्यादा थी। मतलब आप सोच सकते हैं ये किस लेवल का इकोनॉमिक डोमिनेंस रहा होगा। और हाँ, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये जो आर्थिक ताकत थी ना, ये हजारों सालों की मेहनत, व्यापार और समृद्धि का नतीजा थी। इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जमाने से, जब मेसोपोटामिया के साथ हमारा ट्रेड होता था, तब से लेकर मौर्य साम्राज्य तक, जिसने भारत के बड़े हिस्से को एक किया, हमारा व्यापार और हमारी दौलत बस बढ़ती ही जा रही थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? दुनिया का सबसे अमीर इलाका, एक सुपर पावर, आखिर आक्रमण और गुलामी का शिकार कैसे हो गया? मतलब सोचिए, जो जगह दुनिया की 1/4 से ज्यादा दौलत कंट्रोल करती हो, वो अचानक इतनी वल्नरेबल, इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? इसका जवाब पैसों की कमी में नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स में था, राजनीतिक फूट में। एक ऐसी फूट जिसने इस विशाल देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर दिया था। तो जब बाहर से हमले का खतरा मंडरा रहा था, तब भारत कोई एक मजबूत देश नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो आपस में लड़ने वाले कई राज्यों का एक झुंड बन चुका था। असल में ये बिखराव तो तुगलक सुल्तानों के टाइम से ही शुरू हो गया था, और लोधी सल्तनत आते आते तो हालात बहुत ही खराब हो चुके थे। आप देखिए, दिल्ली में अलग हुकूमत, पंजाब में खुला विद्रोह, बंगाल आजाद हो चुका था, उधर मेवाड़ एक ताकतवर राजपूत राज्य था, और ये सब आपस में ही लड़ रहे थे। जब घर में ही लड़ाई हो तो बाहर के दुश्मन का सामना कौन करेगा? सब अपनी अपनी सत्ता के लिए जूझ रहे थे, और इसी वजह से पूरा देश किसी भी बाहरी हमले के लिए एक आसान निशाना बन गया था। और यही जो अंदरूनी लड़ाई थी ना, इसने बाहर से आने वाले एक बहुत एम्बिशियस शख्स के लिए दरवाजा खोल दिया। सीधी सी बात है, जब राजा के अपने ही लोग उससे नाराज हों, उसके खिलाफ साजिश करें, तो फिर बाहर वालों को तो मौका मिलेगा ही। और वो एम्बिशियस शख्स और कोई नहीं बल्कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, मुगल साम्राज्य का संस्थापक। अब सवाल ये है कि बाबर ने दुनिया की सबसे अमीर जमीनों में से एक पर हमला करने का सोचा ही क्यों? क्या ये बस यूं ही था? नहीं, ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव था। इसके पीछे दौलत थी, जरूरत थी और एक जबरदस्त मौका था। तो देखिए, एक तरफ तो भारत की बेहिसाब दौलत उसे खींच रही थी, दूसरी तरफ काबुल से उसकी जो इनकम थी वो इतनी कम थी कि उससे वो अपनी बड़ी सेना का खर्च नहीं उठा सकता था। और सबसे बड़ी बात, भारत के अंदर से ही लोग उसे बुला रहे थे, उसे हमला करने का न्योता दे रहे थे। मतलब एम्बिशन, जरूरत और मौका सब एक साथ आ गए थे। और बस बाबर ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने हमला किया और उसकी जीत ने हिंदुस्तान की तारीख का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। यहीं से एक नए राजवंश मुगल सल्तनत की नींव पड़ी। बाबर का ये जो जोश था ना, जब वो अपने सैनिकों से कहता था कि जब तक शरीर में खून की आखिरी बूंद है, हम पीछे नहीं हटेंगे, यही जोश और उसकी बेहतरीन मिलिट्री टैक्टिक्स मिलकर जीत की वजह बने। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ने के जज्बे की भी लड़ाई थी। आप सोचिए, एक तरफ थी बाबर की डिसिप्लिन्ड फौज, जिसके पास तेज घोड़े थे और सबसे बड़ी बात तोपें थीं, जो भारत के लिए बिल्कुल नई चीज थीं। और दूसरी तरफ थी भारतीय सेनाएं, जो एक भीड़ की तरह लड़ती थीं, हाथियों पर निर्भर थीं, जो डरकर कई बार अपनी ही फौज को कुचल देते थे। तो नतीजा तो साफ था, बाबर की मॉडर्न वॉर मशीन के सामने ये पुरानी सेनाएं टिक ही नहीं पाईं। और इसी जीत के साथ मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। और समृद्धि, अरे समृद्धि तो ऐसे लेवल पे पहुंच गई जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
बस इस नंबर को देखिए। मुगलों ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने साउथ एशिया के लगभग 90% हिस्से को एक कर दिया, एक कॉमन इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू किया। और नतीजा, कुछ वक्त के लिए ही सही, देश में पॉलिटिकल यूनिटी वापस आई और इसके साथ आई जबरदस्त आर्थिक ताकत, व्यापार बढ़ा, स्थिरता आई और इकोनॉमी और भी ज्यादा मजबूत हो गई। और इसी यूनिटी और दौलत के दम पर, अपने पीक पर, मुगल एम्पायर को शायद दुनिया का सबसे अमीर एम्पायर कहा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। जैसे ही 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, बिखरने लगा, एक नई विदेशी ताकत ने दस्तक दी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इतिहास ने खुद को दोहराया। एक बार फिर राजनीतिक फूट ने बाहर वालों के लिए दरवाजा खोला, लेकिन इस बार अंजाम बहुत बहुत अलग होने वाला था। और इसके बाद जो हुआ वो एक बहुत बड़ा और बहुत तेज इकोनॉमिक रिवर्सल था। देखिए, पहले क्या होता था, बाहर के देश भारत से सामान खरीदने के लिए सोना चांदी लेकर आते थे, लेकिन अब ब्रिटिश कंपनी यहीं के प्रांतों से वसूले गए टैक्स का पैसा इस्तेमाल करके भारतीय सामान खरीद रही थी। मतलब देश का पैसा देश से बाहर जाने लगा, दौलत का बहाव पूरी तरह से उलट गया। और इसका असर देखिए, सिर्फ 80 साल के अंदर दुनिया की इकोनॉमी में भारत की पूरी हैसियत ही बदल गई। जो देश पहले अपने शानदार कपड़ों, अपने फाइन कॉटन और सिल्क के लिए जाना जाता था, मतलब एक फिनिश गुड्स का एक्सपोर्टर था, वो अब सिर्फ कच्चा माल जैसे रॉ कॉटन और अफीम एक्सपोर्ट करने वाला देश बनकर रह गया था। और ये ग्राफ इस पूरी कहानी का सार है। ये दिखाता है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान हमारी इकोनॉमी कितनी बुरी तरह गिरी। 200 साल से भी कम वक्त में वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत का हिस्सा 27% से गिरकर सिर्फ 3% पर आ गया। सोचिए कितना बड़ा डाउनफॉल था ये। तो आखिर में ये एक ही सवाल पर आकर रुकता है, फूट की कीमत क्या होती है? ये सवाल इस पूरी कहानी में गूंजता रहता है, बेहिसाब दौलत से लेकर एक गहरे नुकसान तक की इस यात्रा में। ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि इकोनॉमिक पावर चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पॉलिटिकल यूनिटी के बिना वो बहुत नाजुक होती है। और ये एक ऐसा सबक है जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था।